हाजिर है। नाजरीन, कुछ दिनों पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के को जो रन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आबिद इकबाल साहब को हमने बुलाया था और इस हवाले से हमने उनसे जाना था कि जो हमारी तारीखी चीज़ें हैं, जो हमारे म्यूजियम्स हैं और जो हमारे पीछे से तारीख चली आ रही है उसको ये अब कैसे महफूज कर रहे हैं और हमारी नई नस्ल को मुंतकिल करने के लिए, हमारी नई नस्ल को हमारी जो चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। आज भी हम उसी सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारे साथ आबिद साहब मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि जो हमारी एक आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान सोशल मीडिया पे जो एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है इसके हिस्ट्री के हवाले से, ये उसको हम इनसे जानेंगे कि ये दरअसल है क्या, बनाने की इनको ज़रूरत क्या पेश आई और आजकल का जो मॉडर्न दौर है, लोग जो है नई से नई टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहे हैं और ये जो पुरानी चीज़ों को संभाल रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे सर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको संभालने के लिए जितने इकदाम कर रहे हैं, इसमें इनको क्या दिलचस्पी है, क्या वजूहात है कि ये उस पर काम कर रहे हैं। इसके हवाले से हम इनसे मज़ीद भी जानेंगे कि कुछ जो है मनगढ़ंत कहानियाँ हैं पुराने ज़माने में, जैसे कि गिदड़ सिंगी हो गई उसके हवाले से, और शीश नाग जैसे हम ड्रामों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई नागमणि के पीछे जो है काम हो रहा है, उस हवाले से भी आज हम इनसे बात करेंगे कि दरअसल उन कहानियों में कितनी सदाकत है, लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, इसको पीछे बनाने की क्या सोच कार फरमा होती है, इस हवाले से जानते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं। आबिद साहब खुश आमदीद। अच्छा, ये बताया कि आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान जो कि एक वेबसाइट है, इसको बनाने के पीछे आपकी क्या सोच कार फरमा थी, या इसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ा सा तफसील से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान दर हकीकत एक ग्रुप है जो मुख्तलिफ दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था और इसमें हमने अपने आबा व अजदाद व असलाफ़ की निशानियों को मेंशन करना शुरू किया था, तारीख़ को मेंशन करना शुरू किया था। असल में आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं अगर हम जुदा करें इनको एक दूसरे से। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री हर शख्स बखूबी वाकिफ़ है कि तारीख़ को हम कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ लिखी गई। बिल्कुल, एक ही शख्सियत है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही वाक़या है, मुख्तलिफ मुअर्रिख़ ने उस एक ही शख्सियत के बारे में या एक ही वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ राय दी, मुख्तलिफ आरा रखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ अदवार में शहनशाहों और बादशाहों के ज़ेर तसल्लुत जुल्म और बर्बरियत के नतीजे में तारीख़ लिखवाई गई हो। ये भी मुमकिन है कि किसी को डरा और धमका कर किसी पॉइंट के बारे में लिखवाया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि किसी को लालच देकर अपने हक में कुछ लिखवाया गया हो। तो यानी आपका कहने का मकसद है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, कदीम किताबों में मौजूद है, उसमें मुमकिन है कि हकीकत के बरअक्स कुछ कहानियाँ हों, हकीकत के बरअक्स वो चीज़ें हों। जी बिल्कुल मुमकिन है, और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि बड़ी तादाद में कुतुब एक ही वाक़या या एक ही शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ राय रखती है। तो तारीख़ मुख्तलिफ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुख्तलिफ अदवार में किसी शख्सियत के बारे में या किसी ख़ास वाक़ये के बारे में सेम लिखा गया हो, लेकिन इसमें इबहाम मौजूद हो सकता है। लेकिन आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी बेसिकली अगर मैं अपने नाजरीन को बहुत सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स समझते हुए, तो ज़ेर ज़मीन जो चीज़ है, यानी अगर खुदाई के नतीजे में कुछ आसार बरामद हो रहे हैं, कुछ अशिया निकल रही हैं, तो ये आर्कियोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इंतहाई सिंपल अंदाज में आपको बयान करना चाहूँ कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के मुतालिक या एक दरख्त है, तो वो बिल्डिंग या वो दरख्त वो कंजर्वेशन कहलाएगा, और उसकी अगर दरख्त है तो उसकी जो जड़ है वो आर्कियोलॉजी कहलाएगी। ये सिंपल अंदाज में, इंतहाई सिंपल अंदाज में समझाने के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। एक इमारत है, अगर उसकी खुदाई से कुछ आसार हम निकाल रहे हैं, उसकी बुनियादें निकाल रहे हैं, या ज़ेर ज़मीन कुछ
अशिया वहाँ से बरामद हो रही हैं, तो ये आर्कियोलॉजी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से तारीख इबहाम पर मबनी हो सकती है, आप यकीन जानिए कि आर्कियोलॉजी झूठ नहीं बोलती। मैं मुख्तलिफ तारीख़ी बिल्डिंग्स को मैंने स्टडी की, मुख्तलिफ नवादरात को देखा, और जब हम आर्कियोलॉजी को देखते हैं तो बहैसियत तालिब इल्म मैं ये महसूस करता हूँ कि ये तारीख़ी इमारात, ये आर्कियोलॉजी, ये आसार मुझसे बातें करते हैं, मुझे बहुत सारी बातें समझाते हैं। तारीख़ की कुतुब कुछ और बयान कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जब प्रैक्टिकली तौर पर हम इनका मुशाहिदा करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो ये कुछ और बयान करती हैं। ये मुमकिन है कि एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कप है, इस कप के बारे में तारीख़ या मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ये तहरीर कर सकते हैं कि ये मिसाल के तौर पे 100 साल पुराना है, लेकिन जब इसको हम स्टडी करेंगे तो फिर हक़ाइक़ की बुनियादों पर ये साबित हो जाएगा कि जिस मटेरियल का ये बना है 100 साल पुराना, तो शायद ये मटेरियल भी नहीं था। तो इसलिए आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स, मैं ये समझता हूँ कि जब हम आर्कियोलॉजी को, हिस्ट्री को और अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल बरूकार लाते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को बाहम मरबूत होने की ज़रूरत है, एक ही लाइन में होने की ज़रूरत है रियलिटी तक पहुँचने के लिए। सही सही। अच्छा, आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो लोग नई टेक्नोलॉजी की जानिब भाग रहे हैं, नई नई इमारत बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उनकी कोशिश है कि नया से नया करके जो लोग हैं उनको दिखाया जाए, नए से नई चीज़ें जो है दरियाफ्त की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनको उस पर काम किया जा रहा है। आप ऐसे दौर में जो है कदीम अशिया पर काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत इस दौर का इंसान, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम कहेंगे कि जो हमारे आबा व अजदाद की ज़िम्मेदारी थी, अब हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल की ज़िम्मेदारी होगी। तो ये पुरानी चीज़ों पर जब हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, दर हकीकत मैं अपने आबा की निशानियों को बचाना चाहता हूँ, अपने आबा को इस अंदाज में ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि एक चीज़ है, हमारे आबा में कारीगर थे, वो मोमार थे। मुख्तलिफ पुरानी इमारात को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ उनको बनाया गया था। अगर तारीख़ का आप मुशाहिदा करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि वो जो कारीगर थे वो बैक वक्त वो मेसन भी थे, वो पेंटर्स भी थे, उनमें और भी बहुत सारी सिफात मौजूद थी, वो डिवोटेड थे अपने काम के साथ। तो इन तमाम सिफात को जब यकजा करते थे तो फिर उस दौर में उस कारीगर को उस्ताद जी का नाम दिया जाता था कि ये उस्ताद जी हैं। यानी उस्ताद में सिर्फ एक क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, वो मुतादिद खसूसियात का हामिल हुआ करता था। और ये मौला होते थे जी, वो अपनी फील्ड में मास्टर्स हुआ करते थे और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ उलूम पर उनकी दस्तरस हुआ करती थी। तो जब हम पुरानी चीज़ों के हवाले से, पुरानी इमारात के हवाले से काम करते हैं या अपनी बिसात के मुताबिक, अपने कम इल्म के मुताबिक, कम इल्म होने के बावजूद जब हम उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारे जहन में हुआ करता है कि इस तरह से हम अपने आबा को ये सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं कि वो कितने अजीम इंसान थे, उनकी चीज़ें संभाल कर। अच्छा, क्योंकि आप कदीम अशिया पे काम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको मुख्तलिफ शहर भी विज़िट करने पड़ते होंगे और जो अशिया है उसके बारे में मालूमात इकट्ठे करनी पड़ती होंगी। ये बताएं कि क्या कभी आपने कदीम खंडरात भी विज़िट किए हैं? जी, मैंने मुतादिद मकामात पर, मुतादिद जगहों पर जाकर मुख्तलिफ खंडरात भी विज़िट किए। ऐसी ऐसी इमारात पर गए जो बहुत कदीम थी, जिनके सिर्फ़ और सिर्फ आसार बाकी थे, जो खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। खौफ महसूस नहीं होता आपको ऐसी जगहों पर जाने से? बहैसियत मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि हमें खौफ अपनी कब्र के हवाले से होना चाहिए कि हम क्या आमाल कर रहे हैं। फिर भी इंसान है, लोगों ने जो कदीम खंडरात है उसके बारे में कहानियाँ मशहूर कर रखी होती हैं जिन्नों भूतों की, फिर भी कदावत परस्ती एक अलग से मौजू है जो हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ कि जहालत की वजह से फैला हुआ है। एक दरख्त है और उस पर आप देखें कि हर इलाके में कोई ना कोई ख़ास
दरख्त, कोई ना कोई ख़ास बिल्डिंग, कोई ना कोई ख़ास पुराना कमरा, इस किस्म का आपको यकीनन मिलेगा, जिससे बहुत सारी ऐसी दास्तानें वाबस्ता आपको मिलेंगी कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, यहाँ ओपरी मखलूक़ात वगैरह मौजूद हैं, यहाँ साया है, यहाँ कोई ना कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमसे अलग है, हमसे जुदा है। बिल्कुल। तो क्या कभी आपने ऐसी जगहें विजिट करते हुए सांप वगैरह देखे, कोई और मोजी जानदार जो कि मौजूदा ज़माने से हट के हों, जिसमें कुछ नया हो? जहाँ तक बात सांप और नाग, अजदहा वगैरह है, ये अल्लाह पाक की मखलूक है, हमारे सामने हैं, तो मुतादिद बार इस तरह से हमने देखे हैं। बिल्कुल। और खंडरात में और तन्हाई में, और ख़ास तौर पर वो इमारात जिनको इग्नोर कर दिया गया है, जिनको भुला दिया गया है, वहाँ जाहिर है कि इनके बसेरे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को बताएगा कि आजकल बहुत मशहूर है शीशनाग का वाक़या, और इस तरह से फिल्मों और ड्रामों में भी बताया जाता है कि भाई सांप हो गए, सांप रहते हैं बाकायदा, और जो नागमणि के हवाले से बताया जाता है। शीशनाग का मन का दरअसल है क्या, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएं तफसील से। मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ मिथ्स हुआ करती हैं। माफूकुल फितरत वाक़ियात, किरदार उनका हिस्सा हुआ करते हैं। तो ख़ास तौर पर हिंदू मुआशरे में ऐसी मिथ्स मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ज़्यादातर इस किस्म की फ़िल्में, ड्रामे, मैगज़ीन्स मंजर आम पर आए कि जिन्होंने माफूकुल फितरत वाक़ियात को जन्म दिया या उनको ज़ेर बहस लाए। अच्छा, हमारे लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं और उन पे यकीन भी रखते हैं। हर दिलचस्प चीज़ इंसान देखना पसंद करेगा, खा वो कोई भी हो। तो जब इसको एक कमर्शलाइजेशन के तहत उन्होंने उठाया, तो लाजमी बात है कि हर शख्स जो है वो उसमें दिलचस्पी लेगा, और ख़ास तौर पर वो अफराद ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे जो नॉलेज के हवाले से कम इल्म के हामिल अफराद होंगे। और हैरत जहालत की बेटी है, ये एक अजीम मकूला है कि हैरत जहालत की बेटी है। क्योंकि जो शख्स जाहिल होगा, किसी वाक़ये को देखकर, किसी बात को सुनकर, वही हैरत का इजहार करेगा। जिस शख्स के पास नॉलेज होगा, इल्म होगा, उसको पहले से उस किस्म की बातों का मालूम होगा, तो वो इस अंदाज में हैरत का हामिल नहीं होगा। जहाँ तक बात इस शीशनाग के मनके के हवाले से आप कर रहे हैं, तो मेरी जो मुख्तसर सी स्टडी है, मेरी नाकिस जो राय है और स्टडी है, उसके मुताबिक अल्लाह पाक ने हर मखलूक को अपना दिफा करने के लिए किसी न किसी ख़ास सलाहियत से उसे नवाजा है। बिल्कुल। इंसान है, उसको अक्ल सलीम अता की, बहुत सारी मखलूक़ात हैं, उनको ताकत अता फरमाई। इस तरह से शीशनाग वगैरह हैं, सांप हैं, उनको जहर अता फरमाया। तो सांप के मुंह में जो दांत हैं उसके बेसिकली इसमें जहर है, और सांपों की मुख्तलिफ अक़साम हुआ करती हैं, और उसमें जहर का मियार और क्वालिटी डिफरेंट हुआ करती है। तो अगर सांप या नाग जो जहरीला होगा वो मुसलसल शिकार करेगा, तो ये एक प्रोसेस है कि वो अपने शिकार को वो जहर जो उसके अंदर डेवलप हुआ है वो ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर वो शिकार नहीं करता तो ये जहर उसकी बॉडी के अंदर महफूज रहेगा। ये महफूज रखने का जो पॉइंट है, जो मेरी मालूमात है, वो सांप का सर हुआ करता है। और ख़ास तौर पर जो सपेरे अफराद हुआ करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कौन से सांप, कौन से नाग वगैरह जो हैं वो ज़्यादा जहरीले हैं। उनको अगर उन्होंने नाग के मनके का हुसूल, उनका मरहून मिन्नत हो, तो फिर इस किस्म के नाग को ख़ास तौर पर वो परवरिश पाते हैं, ख़ास किस्म की पटारी में उनको ख़ास आर्टिफिशियल माहौल देते हैं ताकि वो शिकार ना कर सके। क्योंकि अगर वो शिकार करेगा तो वो जहर जो है वो अपने शिकार की तरफ वो मुंतकिल कर देगा, और उनका बेसिक पर्पज़ जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जहर को बचाना है। जब वो महफूज होगा तो फिर जो सांप का जो ऊपर का फन है, जो सर है, यहाँ एक गिल्टी की तरह पैदा हो जाएगा, वो ठोस हालत में पैदा हो जाएगा। और जब ये ठोस हालत में पैदा हो जाता है तो जितना ज़्यादा ठोस होगा, जितना ज़्यादा उभार होगा, वो लोग इस उभार का मतलब बखूबी उससे आशना है। वो हल्का सा कट लगाते हैं और उससे उस
चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं और इसी को वो सांप के मनके का नाम देते हैं। और ये कहते हैं कि अगर किसी को सांप डस जाए तो ये मनका अगर उस जगह पर लगा दिया जाए तो उस जहर को, चूंकि जो ट्रांसफर किया गया है पॉइजन वो कम है, जबकि ये जो ठोस हालत में ये ज्यादा है, इसलिए ये उसको सक कर लेगा। जहर को जहर ही काटता है जी, वो मशहूर है, वो सक कर लेगा उसको। तो मैं ये समझता हूं कि मनके के हवाले से, ये साइंसी हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आबिद साहब से हम मज़ीद जो तारीखी मालूमात हैं वो लेंगे और जितने भी किस्से सुनाए जाते हैं लाइक गिदड़ सिंगी हो गया, इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में दो और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइज। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900।
कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी, तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा आबिद साहब, ये आजकल हमारे कल्चर में देखा जाता है कि गिदड़ सिंगी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है और लोग इसको पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बताएं कि जो सन्यासी लोग होते हैं, गिदड़ सिंगी किसको कहते हैं और ये दरअसल है क्या, इसके पीछे क्या है? इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कदीम यूनानी जो तहजीब है उनमें जो मिथ्स थी उसके मुताबिक यूनानियों का देवता था जो गिदड़ से मुशाबे था। अच्छा। तो उस दौर में अपनी तहजीब के हवाले से वो लोग उसको जाहिर है कि अजीज़ तस्वुर किया करते थे। तो गिदड़ के सर पर एक उभार पैदा हो जाता था गर्दन के करीब। अच्छा। तो वो इसको अपने देवता का ताज तस्वुर करते थे और जब वो झड़ जाता था उससे तो उसको उठाकर मुख्तलिफ अंदाज में उसे महफूज रखने की कोशिश करते थे। उसको फ्रेम में कर लिया, उसको या उनका जो भी अंदाज था उस हवाले से उसे महफूज करने की कोशिश करते थे और ये तसव्वुर करते थे कि चूंकि ये उनके देवता का ताज है इसलिए ये घर में खुशबख्ती लाएगा, ये अच्छाई की अलामत तस्वुर होगा। ये तो तब की बात है, लेकिन अब भी लोग जो है इस पे बहुत एतमाद करते हैं और पता नहीं कहाँ से इसको ढूंढ के अपने घरों में रखते हैं। क्या वाकई ये गिदड़ सिंगी नफ़ा या नुकसान देती है? बहैसियत मुसलमान इस बात का बरमला एतराफ़ करता हूँ कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह पाक की ज़ात ही दे सकती है। जहाँ तक बात हमारे समाज में भी फैले हुए इस किस्म के अफराद हैं, बहुत सारे अफराद हैं जो ये बालों का गुच्छा टाइप लेकर और संदूर में मिलाकर और हमारे मुआशरे में चलते फिरते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि इससे नफ़ा या नुकसान दिया जा सकता है, ये फ़ायदेमंद हो सकती है। और सादा लोग अफराद जो है वो अपनी रकम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुख्तलिफ तहजीबों का आपस में लिंक है। जिस तरह से इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मज़ाहिब कबूल करता गया और मुख्तलिफ मज़ाहिब को वो रिजेक्ट करता चला गया, इसी तरह से उसके ख़यालात बनते और बिगड़ते चले गए। तो वो तसव्वुरात जो यूनान से चला था वो चलता चलता हमारे यहाँ बड़े सगीर में भी आया और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ममालिक में इस किस्म के रिवायात फैली हुई है। अब भी इसको जो है अपने पास महफूज रखते हैं। अच्छा, साइंटिफिक अगर स्टडी के हवाले से मैं बात करूं जो मेरी थोड़ी सी मालूमात है, ये डॉक्टर्स के मुताबिक जो मुझे मालूमात मिली हैं, ये असल में गिदड़ का सरतान है, कैंसर है और इंतहाई ख़तरनाक तरीन चीज़ है। इसको टच भी नहीं करना चाहिए, अपने घर में रखना तो दूर की बात है, इसको टच भी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक मादा होगी, एक नर होगी और ये बढ़ोतरी का अमल होगा, ये बढ़ेगी भी सही, इसको संदूर में रखा जाए। तो जब ये सरतान जो है अगर इसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं और वो एक दूसरे की खुराक बन रहे हैं तो वो बॉडी से जुदा होकर भी मुमकिन है कि वो अपना वजूद बरकरार रखते हैं कुछ टाइम या कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम नाज़रीन को कि इस किस्म के लोगों की बातों में नहीं आना, बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी आपने अपनी सोच को तरतीब देना है। जो खुद एक
एक मर्ज है उसको महफूज करने से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? लोगों को ज़रूर इस बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा आबिद साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारी कदीम अमारात हैं उनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है? इस मॉडर्न दौर में लोग नए से नए चीज़ों की जानिब जा रहे हैं और जो हम हैं वो अपनी पिछली चीज़ों की हिफाजत करें, अमारात की हिफाजत करें, इसकी ज़रूरत क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि फ़कत हम यहाँ इसकी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर में इसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी गोशा ले लें, वहाँ म्यूज़ियम्स वगैरह मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हमारा मुल्तान आज भी 5000 साल की तारीख़ रखने के बावजूद म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम है। हमारी जो तारीख़ी इमारत हैं ये हमें हमारे अदवार की मुख्तलिफ अदवार के हवाले से हमें दर्स देती हैं, हमें बहुत सारी बातें बताती हैं। इसलिए हमें अपनी इन इमारत को महफूज रखना चाहिए। अभी हाल ही में आप ये देखें कि 1996 में टूरिज़्म के हवाले से इंडिया ने रिकॉर्ड कायम किया था। हम अगर अपनी तारीख़ी इमारत पर कतबे नस्ब कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिक पॉइंट है हमारा। बहुत सारी तारीख़ी इमारत पे नस्ब हैं, लेकिन जहाँ हुकूमत की और रियासत की ये जिम्मेदारी है, बहैसियत पाकिस्तानी होने के, ये मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आबा की जो इमारत हैं उनको हाईलाइट करूं। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर ना डाल दूं, बल्कि मैं अपनी भी जिम्मेदारी अहसन तरीके के साथ वो निभाऊं, वो पूरी करूं। अगर हम मिसाल के तौर पे हर इलाके में ऐसी तारीख़ी इमारत मौजूद होंगी कि जो किसी न किसी ख़ास शख्सियत की जन्मभूमि होगी, किसी न किसी ख़ास शख्सियत के साथ वो बिलोंग करेगी, किसी न किसी ख़ास टाइम पीरियड के साथ उसका रिलेशन होगा, या किसी ख़ास तहजीब के हवाले से उसकी पहचान होगी, तो अगर मकामी अफराद भी मिलकर उसके हवाले से सर्च करें और उसके हवाले से कंटेंट्स जो हैं वो डेवलप करें और वो तारीख़ी कतबे वहाँ नस्ब कर दें, तो इससे होगा क्या? फॉर एग्जांपल मेरे मुल्तान में किसी गली में चले जाएं, ऐसी इमारत बिखरी पड़ी हैं। अगर हम लोग ऐसा काम कर जाते हैं तो फिर होगा ये कि आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो जब यहाँ आएंगे उनको उस पॉइंट तक आसानी होगी। वो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के मकामी अफराद के लिए कारोबार खुलेगा। ये हमारी एक पॉजिटिव पॉइंट होगी। बिल्कुल, और मौजूदा हुकूमत इस पे काम भी कर रही है और अच्छा खासा हमें इस हवाले से काम देखने को मिल रहा है। अच्छा ये बताएं कि जितनी भी हमारी पुरानी इमारत है, खंडरात हैं, जो गवर्नमेंट है उसको वैसे का वैसे रहने दे रही है और उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे कि एक अगर दीवार गिर जाती है तो उसको गिरने ही दिया जाता है कि भाई ये पुरानी दीवार थी, पुरानी इमारत थी, इसको नहीं छेड़ना, इस पर दोबारा से तामीर नहीं करनी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जितनी भी वो इमारतें झड़ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका जो मटेरियल है वो पुराना होता जा रहा है और कुछ मौसमी असरात की वजह से भी पुराना होता जा रहा है, तो आपके ख्याल में उसको दोबारा से तामीर करना चाहिए? यकीनन तामीर होना चाहिए, और फ़न तामीर में तामीर तो एक लफ्ज़ है ना, रिस्टोरेशन अलग से एक मुकम्मल तौर पर फील्ड है। बिल्कुल, इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए कि जिस मटेरियल के साथ, जिस अंदाज में मुख्तलिफ अदवार में ये इमारत बनी थी, उसी अंदाज में वो दोबारा बननी चाहिए। तो बहुत सारी काफ़ी वक्त गुजरने के बाद ना तो अब हमें वैसा मटेरियल मिलने से रहा और ना हमें वही कारीगर मिलने से रहे। जी, तो मुमकिन ही नहीं। चूँकि ये अलग से एक फील्ड है इसलिए ये पॉसिबल भी है। ये नहीं कि इसको हम असर बिल्कुल ही रिजेक्ट कर लें इस पॉइंट को। किसी हवाले से पॉसिबल है और हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सहल पसंद हो चुके हैं, नई से नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी नहीं है। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं इस हवाले से। फॉर एग्जांपल जो छोटी इमारत, छोटी ईंटों के साथ मुज़य्यन इमारत थी, तारीख़ी बिल्डिंग्स थी, उनको मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे मकामात पर प्लस्तर कर दिया गया है उनको बचाने के लिए। तो ये रिस्टोरेशन नहीं है। खुदा के लिए मैं अपनी आवाम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि बहुत सारी हमारी खूबसूरत मसाजिद ऐसी फैली हुई हैं जो हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहम मकाम की हैसियत रखती हैं, लेकिन वहाँ मकामी लोगों ने जब ये देखा कि हुकूमती सरपरस्ती वहाँ नहीं है, उन लोगों ने उसको सिंपल सा प्लस्तर कर दिया है। अपनी तय कोशिश की है उसको महफूज रखने के लिए। तो महफूज चीज़ों को रखा जाए, लेकिन उनको सही अंदाज में महफूज किया जाए। बिल्कुल, इस तरफ गवर्नमेंट को लाजमी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चूँकि आप एक हिस्ट्री पे काम करते हैं और आपके पास अपना एक म्यूज़ियम भी है प्राइवेट जिसको आप रन कर रहे हैं, खंडरात का दौरा करते हैं, इस हवाले से कोई यादगार वाक़या जो आप बताना चाहें?
जी बहुत सारे यादगार वाक़ये हैं, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम जो ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि अपने दोस्तों को, अपने मुआशरे को इनकी अफादियत से आशना कर सकें, तो जहाँ दीगर एज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, वहाँ हमारी यूथ, ये मैं समझता हूँ खुशी की बात है, वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। बल्कि हाल ही में हमने एक जगह विज़िट किया, बहुत कदीम खंडरात टाइप इमारत थी, और वहाँ जब हमने विज़िट किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम देख रहे थे, तो हमारे साथ जो हमारे यूथ के जो जनरेशन थी हमारी, उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इस पॉइंट पर कुछ निशानात से हैं, और जब वहाँ वाकई तवज्जो के साथ देखा गया तो फिर वो वाकई बात दुरुस्त थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ अदवार के वहाँ निशानात मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान की ये अचीवमेंट है कि हमारी यूथ जो है इसमें दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है, और दर हकीकत आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान इल्म की बात करती है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आगे पहुंचाना होगा हमें, और जहालत का खात्मा करना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हमारी जो तारीखी चीज़ें हैं उस हवाले से, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो इमारत है हमारी खंडरात बनती जा रही है, हुकूमत का तो है, उनकी ड्यूटी है कि इसको बचाने के लिए काम करें, इसको जो कायम है इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए। लेकिन ऐसे में जो हमारे लोग हैं, हमारे अवाम हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी तरह पूरी कोशिश करें कि हमारी जो चीज़ें हैं उसको स्टोर कर सके, उसको बचा सके, ताकि हमारे पास कुछ तो हो जो हम अपनी आने वाले नई नस्ल को दे सकें। एक मसनूई जो दौर है हम उसमें रह रहे हैं, मॉडर्न से मॉडर्न हम होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नई से नई चीज़ें उसको देख रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हमारी जो पीछे चीज़ें हैं उसको भी हम थोड़ा सा महफूज करें, हम अपने जो नई नस्ल है उसको फ़ख्र से बता सकें कि हाँ, हमारे जो पिछले हमारे आबाओ अजदाद थे उन्होंने भी इस हवाले से काम किया। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो भी कोशिश करें, और हुकूमत के आसरे पे ना बैठें, अपनी भी कोशिश करें, और जितना हो सके जो हमारी चीज़ें हैं उसको महफूज करें। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान फरहाना खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।